इतिहास के इतिहास हाँ जी, एक बार फिर से प्रारंभ करते हैं। ये टॉपिक है डिजाइन एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडेक्सिंग। हालांकि क्लासिफिकेशन के भी साथ इसको कर सकते हैं इस टॉपिक को, और हम लोग कैटलॉगिंग के साथ भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन आपने किया, क्लासिफिकेशन का मूल उद्देश्य ये है कि विभिन्न सामग्रियां जितनी आपके पास हैं उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी प्रदान करना, उन्हें क्लास नंबर देना, ताकि उन सामग्रियों को पुस्तकालय में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जा सके। अब जब आप व्यवस्थित कर देते हैं तो व्यवस्थित करने के बाद उन्हें पुनः प्राप्ति की आवश्यकता होती है। पुनः प्राप्ति के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक आता है आपका कैटलॉगिंग आता है, जिसको हम लोग सूचीकरण कहते हैं, और एक आता है आपका इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग का मतलब होता है अनुक्रमणीकरण। दोनों अलग अलग चीज़ें। एक कैटलॉगिंग टॉपिक है क्योंकि अब आप यहाँ तक इस लेवल पर आ गए हैं, आप ये मान लीजिए कि आपने लाइब्रेरी में समस्त सामग्रियों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया। लाइब्रेरी दुकान जम गई पूरी, कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है वो आपको पता है। आपको उसको ढूंढ कर जो है अपने उपभोक्ता को, अपने यूजर को, क्लाइंट को आपको देना है। ठीक है, क्लाइंट जो आपके पास आता है वो क्लाइंट आपसे सामग्री मांगता है। जब वो आपसे सामग्री मांगेगा तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो जो लाइब्रेरी के अंदर एंटर कर रहा है तो उसको निश्चित सूचना चाहिए। क्लाइंट आपके पास आता है, आपसे कहता है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री की किताब चाहिए, आप उसको ट्रिग्नोमेट्री की किताब ढूंढ के दे देंगे। वो कार्डियोलॉजी की किताब मांगता है, आप उसको कार्डियोलॉजी की किताब ढूंढ के दे देंगे। वो जॉइंटिस की मांगता है, वो न्यूमोनिया की मांगता है, वो आपसे डायबिटिक की किताब मांगता है, आप उसको ढूंढ कर आप इजीली दे देंगे। आपको पता है वो कौन सी सामग्री कहाँ रखी हुई है। जैसे भी उसका प्रश्न होगा, उस प्रश्न के उत्तर के रूप में आप उसको सामग्री ढूंढकर उसको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अब दो तरह की चीजें हैं कि आप सामग्री उसको ढूंढ कर दे देते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको ये आवश्यकता होती है कि उसको सामग्री मिलने के पश्चात भी उसके भी अंदर उसको जो है सूचना ढूंढने की आवश्यकता होती है। आमतौर पे आज के इस दौर में अगर देखा जाए तो मांगने वाला जो क्लाइंट है आपका, वो शीर्षक से सामग्री नहीं मांगता, वो आपको जो है किसी न किसी टॉपिक से सामग्री मांगता है। किताब का टाइटल उसको नहीं पता। आप लाइब्रेरी में जाएंगे, आपको नहीं पता, आपको बस इतनी सी बात पता है कि हाँ मुझे पेज रिलेशनशिप के बारे में कुछ मैटर पढ़ना है, उसकी किताब चाहिए। तो किताब का शीर्षक पेज रिलेशनशिप थोड़ी ना होगा। तो ये तो लाइब्रेरियन समझेगा कि हाँ आपको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की किताब चाहिए, और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंदर भी आपको कॉलम क्लासिफिकेशन की किताब चाहिए, तब जाके आपको पेज रिलेशनशिप की किताब को दे पाएगा। वो तो ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का होगा तो बता देगा, लेकिन बाकी अगर नहीं है तो उसको कैसे पता। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि विषय शीर्षक से सामग्री को वर्गीकृत करना चाहिए, ताकि जो है हम उन शीर्षकों के आधार पर सामग्री को ढूंढ सके और यूजर को उपलब्ध कर सके। टॉपिक है हमारा है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है मैं आपको वो बताऊँ। देखिए, इंडेक्स का मतलब होता है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका, जैसे मान लीजिए आपके पास, अब मैं आपसे बात करूं कि किताब तक पहुंचने की बात करूं, तो किताब तक पहुंचने के लिए तो क्लासिफिकेशन काम मदद करेगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री की किताब तक पहुंचना है तो क्लासिफिकेशन मदद करेगा आपको। आपको लाइब्रेरी साइंस की लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन तक पहुंचना है तो आपको ये मदद करेगा। मुझे लाइब्रेरी साइंस की किताब चाहिए तो मुझे क्लासिफिकेशन मदद करेगा। लेकिन एक यूजर, कल्पना कीजिए एक यूजर लाइब्रेरी के अंदर एंटर कर रहा है, और एंटर करने के बाद वो आपसे कहता है कि सर मुझे तो पोस्ट कॉर्प के सिद्धांत पढ़ने हैं, या मुझे हेनरी फ्योल के बारे में बात करनी है, मुझे उसके बारे में साहित्य। अब उसका साहित्य कहाँ से ला के दोगे? हेनरी फ्योल का आप यूजर को क्या दे सकते हो? आप उसको यूजर को किताब दे सकते हो लाइब्रेरी मैनेजमेंट। समझे? अब किताब जब उसको मिल जाती है तो किताब मिलने के बाद जो लेखक है जिसने उस किताब को लिखा है, उसने भी एक व्यवस्था कर रखी है उस किताब के अंदर। क्या कर रखी है? किताब का नाम है लाइब्रेरी साइंस, लेकिन उसके अंदर जाएंगे किताब के अंदर तो लिखा हुआ चैप्टर नंबर 1 फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, चैप्टर नंबर 2 पुस्तकालय वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 3 पुस्तकालय सूचीकरण, चैप्टर नंबर 4 पुस्तकालय प्रबंधन, लिखा हुआ। चैप्टर नंबर 4 कहाँ से कहाँ तक तो लिखा हुआ उसके अंदर, पेज नंबर 101 से लेकर 128 तक। आप कहाँ जाएंगे, 100, आपको पता चलेगा 101 खोलोगे, 101 से लेकर 128 के बीच में आपको कहीं ना कहीं आपको हेनरी फ्योल मिलेगा, आपको F.W. टेलर मिलेगा, है ना। पोस्ट कॉर्प के सिद्धांत मिलेंगे आपको, वहां पर आपको उर्विक मिलेगा, आपको गुलिक मिलेगा।
इन सब के बारे में जानेंगे, यानी कि ये प्रबंधन के पितामह, इनके बारे में जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? चैप्टर नंबर 4 में मिलेगी। तो आपको फिर भी आपको 28 पेज तो ढूंढने पड़ेंगे, पेज नंबर 101 से 28। लेकिन आपके तो नहीं, मुझे तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में ही जानकारी चाहिए, सटीक जानकारी चाहिए। तो उस किताब के अंदर 2 तरह की इंडेक्स मिलेगी आपको। एक इंडेक्स जो उस किताब के शुरुआत में दे रखी है आपको, कौन सा चैप्टर कहाँ से किस से कौन से पेज नंबर तक दे रखा है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, उसी किताब के पिछले हिस्से में आप जाएंगे तो पिछले हिस्से में कुछ शब्दों को लेकर एक सूची वहाँ पर मिलेगी आपको। उस शब्द के आगे उसका पेज नंबर लिखा होगा। आप एफ पे जाएंगे तो एफ.डब्ल्यू. टेलर लिखा होगा, टेलर के आगे लिखा होगा कि 122, इसका मतलब पेज नंबर 122 पर एफ.डब्ल्यू. टेलर का जिक्र है। आप जाएंगे तो मिल जाएगा। कई बार आपने जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, आपने देखा होगा उस किताब के अंदर जो आप किताब पढ़ रहे हैं उसमें कोई शब्द आ रहा है या कोई परिभाषा है, कोई नीचे उसी का ऊपर एक नंबर डला हुआ, उसी का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे बॉटम में लिखा मिलता है ना। किताब के अंदर जो पेज पढ़ रहे हैं आप, कोई शब्द आ गया तो वो शब्द कठिन शब्द है तो उसका विवरण कहाँ दे रखा है, या तो नीचे दे रखा है, या अध्याय के अंत में दे रखा है, या पूरी किताब के लास्ट में दे रखा है, मिल जाएगा आपको। आप अगर मान लीजिए कोई सटीक जानकारी आपको ढूंढनी है तो इंडेक्स आपकी मदद करती है, समझ आप। उसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग आपको कहाँ पहुंचा रही है? आपको सटीक जानकारी और सटीक सूचना तक पहुंचा रही है। जिस प्रकार वर्गीकरण आपको निश्चित पुस्तक तक पहुंचा रहा है, तब भी आपका काम कंप्लीट थोड़ी हुआ। भाई आप पाठक लाइब्रेरी में एंटर कर रहा है, उसको क्या चीज चाहिए? उसको जानकारी चाहिए। आप क्या दे सकते हो? क्लासिफिकेशन कहाँ तक मदद कर सकता है आपकी? क्लासिफिकेशन आपको पुस्तक तक ले जा सकता है, लेकिन पुस्तक तक पहुंचने के बाद उस 500 पेज की किताब में भी वो जानकारी जो पाठक को चाहिए वो कहाँ लिखी हुई है। तो वहां तक पहुंचने के लिए फिर आपको किसकी जरूरत पड़ती है? आपको इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। ये बात समझ में आ रही है मेरी? मतलब मैं कंप्लीट काम कर रहा हूँ, आपको पूरी जानकारी बता रहा हूँ कि अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो हमारे लिए हर लेवल पर व्यवस्था है। आप लाइब्रेरी में चले गए, आपने कोई सामग्री मांग ली, तो यहाँ पर पूरी की पूरी लाइब्रेरी में जितने भी संसाधन है, हमने उन समस्त संसाधनों को विषयों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट रखा है। हिस्ट्री अलग, सिविक्स अलग, ज्योग्राफी अलग, मैथमेटिक्स अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग कर रखा है ना। लेकिन उस फिजिक्स में से या उस केमिस्ट्री में से भी अगर आपको किताब निकालेंगे तो हर किताब के अंदर भी व्यवस्था है। मेरी बात समझे आप? किताब तक पहुंचने के लिए क्लासिफिकेशन, और किताब के अंदर निश्चित जानकारी तक पहुंचने के लिए उस किताब के अंदर भी व्यवस्था। देखते हैं किताब के अंदर आप क्या करोगे? आप इंडेक्स दे रखिए, इंडेक्स खोलोगे, आपको पता चलेगा कौन सा चैप्टर कहाँ से कहाँ तक लिखा है, वहां जाकर ढूंढ लोगे आप। 500 पेज की किताब अगर मैं आपको दे दूंगा या 1000 पेज की आपको किताब दे दूंगा, तो आप कैसे जाओगे? इंडेक्स के बिना तो आप जा ही नहीं पाओगे। अब डीडीसी की बात करते हैं, मैंने डीडीसी में आपको बताया था कि 4 वॉल्यूम है ना। शेड्यूल 2 वॉल्यूम में, एक में टेबल है और चौथा क्या आपका रिलेटिव इंडेक्स है। वो इंडेक्स आपको बाकी उन तीनों में कौन सी चीज कहाँ लिखी है वो बताने के लिए एक अलग से डिक्शनरी बनेगी। बिना डिक्शनरी के हम काम करते हैं, हमें ढूंढने में बहुत समय लगता है। कुल मिला के समय क्या करना है? बचाना है। और समय बचाने के लिए आप पुस्तकालय में क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं, सूचीकरण कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं। चौथा लोग क्या कहता है आपसे? सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठक का समय बचाइए। तो आप ये सारी एक्टिविटीज करते हो, इनका बिना इनके आप वहां तक वो काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये कि किताब तक पहुंचने के लिए क्लासिफिकेशन है, और किताब के अंदर निश्चित जानकारी तक पहुंचने के लिए क्या है? इंडेक्सिंग है। यानी अगर इंडेक्सिंग नहीं करें तब भी हमारा काम तो अधूरा ही रह गया। आप समझ गए? आप पूरा काम करना जरूरी कि भाई आप वहां तक जाएंगे, उसके बाद क्या करें? उसके बाद तो वहां तक पहुंचना है। कंप्लीट एड्रेस तो वही है भाई, आपको क्लासिफिकेशन आपको एड्रेस तक पहुंचाएगा। तो मैं आपसे बोलूँ, जैसे सपोज मान लीजिए मैं कोई चीज़ घर पे भूल गया, मेरा पेन घर पे भूल गया, मेरा मोबाइल घर पे भूल गया, तो मैं किसी को भेजूंगा भाई यहाँ से, मैं अपने ऑफिस से किसी को भेज दूंगा, ऑफिस बॉय को भेज दूंगा, घर जाके तू मेरा मोबाइल लेके, वो कहाँ तक जा सकता है? मेरे घर तक जा सकता है। तो मेरे रूम में या मेरी पर्सनल अलमीरा तक तो नहीं जा सकता ना। मैं आपको केवल उदाहरण से बात समझा रहा हूँ। वो कहाँ तक जाएगा? वो घर तक चला जाएगा, घर पे बेल बजाएगा, ये बोलेगा सर का मैसेज है, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि मेरा फोन लेकर। अब मेरे घर का कोई जो अंदरूनी व्यक्ति है वो क्या करेगा? जो वहां तक एक्सेस कर सकता है वो वहाँ जाएगा, लेकर आएगा। अगर वो नहीं होगा तब भी काम तो अधूरा रहेगा ना। आप समझ गए? क्लासिफिकेशन कहाँ तक ले जाएगा? आपको मेन डोर तक ले जाएगा, किताब तक पहुंचा देगा। किताब के अंदर जाना है तो क्या चाहिए आपको? इंडेक्सिंग चाहिए। बिना इंडेक्सिंग के भी क्लासिफिकेशन, मेरा कहने का मतलब क्लासिफिकेशन अधूरा है। समझिए आप? क्योंकि हमें तो कहाँ पहुंचाना है? हमें निश्चित जानकारी तक पहुंचाना। भाई किसी ने सामने वाले मुझसे पूछा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर, अब एफ.डब्ल्यू. टेलर मतलब हाँ, लाइब्रेरी साइंस मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट मतलब पेज नंबर 122 एफ.डब्ल्यू. टेलर, वहां तक पहुंचाना है उसको। तभी तो काम होगा। आप ढूंढते हो ना आज कोई भी चीज, आप गूगल करते हो, गूगल पे आप लिखोगे, लिखा आपने एंटर करोगे,
क्या आएगा सबसे पहले? लिस्ट आएगी। क्या है, गूगल क्या देगा आपको? वेबसाइटों का नाम दे देगा, लिंक दे देगा बहुत सारा, उनमें से आप किसी लिंक को क्लिक करोगे, फर्स्ट फेज तो ये होगा, लिंक मिल गया आपको, तो आप चूज करो इसमें से कहाँ जाना है आपको। आपने किसी लिंक को क्लिक करा, देन उसके बाद आपको मिलेगा। हो सकता है वो लिंक सही नहीं हो, वापस बैक आते हो आप, आपको लगता नहीं ये तो विकीपीडिया वाला खुल गया, प्रॉपर वेबसाइट नहीं खुली, तो वापस पीछे आते हो, फिर वापस खोलते हो। ऐसे करके कई बार आपको जरूरत पड़ती है ना, आप आगे जब तक आप तब तक घूमते रहो, जब तक आपको सटीक जानकारी नहीं मिलेगी, आपको वहां तक नहीं पहुंचेगा, आप करते रहोगे, फिर आप क्लिक करोगे, वेबसाइट खोलेगी, तो और क्लिक करोगे, फिर और अंदर जाओगे। ऐसे धीरे धीरे करते हम 4-5 स्टेज में जाके हम लोग निश्चित सामग्री तक पहुंचते हैं। वही चीज है, मेरा कहने का मतलब है इंडेक्सिंग के बिना भी आपकी जो सर्च है वो अधूरी है, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचना है। यानी कि इस सर्च को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, यानी कि सूचना पुनः प्राप्ति। आपके पेपर है, उस पेपर का नाम ही यही है, आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल। अब हम लास्ट स्टेज पे आ गए, नॉलेज ऑर्गेनाइज कर दिया हमने, ज्ञान को हमने संगठित कर दिया, व्यवस्थित कर दिया ना, ज्ञान जगत बांटा, विषय जगत बना, विषयों के नाम आ गए, विषयों के निर्माण की विधियां हो गई, विषय के प्रकार आ गए, है ना, कैसे विषय बने उसकी हमने बात कर ली, उन विषयों को हमने कैसे बांटा उसकी बात कर ली, अलग अलग प्रकार से जितने भी धरातल थे, वैचारिक धरातल, शाब्दिक धरातल, नोटेशन में आ गए हम लोग। देन क्लासिफिकेशन करते हुए आगे, क्लासिफिकेशन की अलग अलग प्रकार की पद्धतियां, पक्षात्मक है, परिगणनात्मक है ना, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज बहुत सारी पढ़ी हमने, वहां तक पहुंच सकते थे। 3 वर्गीकरण पद्धतियां देखी हमने, डीडीसी देखी, यूडीसी देखी। अब फाइनल स्टेज के पर आ गए हम, और हम वहां पहुंच गए कि जहां हमें सूचना को पुनः प्राप्त करना है। समझ गए मेरी बात? कि इन्फॉर्मेशन को आपको रिट्राइव करना, तो इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए आपको इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रमणिका या अनुक्रमणीकरण कहते हैं। जितनी भी इंडेक्सिंग आज बनाई गई है पूरी दुनिया में, इसमें इसमें कैटलॉगिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैटलॉगिंग के जरिए भी हम सूचना को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और इंडेक्सिंग के जरिए भी आप सूचना को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आप पहुंच गए वहां तक, किताब तक पहुंच गए, लेकिन किताब तक पहुंचने के बाद जो है आपको इंडेक्सिंग की आवश्यकता होती है। इंडेक्सिंग आपकी 2 प्रकार की होती है, एक आपके मांगने से पहले मैं तैयार कर दूं, और एक आपके मांगने के बाद तैयार कर दूं। अंतर समझ में आ रहा है? तो पाठक मेरे पास आता है, तो पाठक के मांगने से पहले हमें पता है कि इसको ऐसी जरूरत पड़ेगी, हमने पहले ही बना दी। तो जब किताब छपती है, किताब बनती है, प्रिंट होती है, प्रकाशित होती है, तो ऑथर क्या करता है? ऑथर आपके लिए इंडेक्स बना देता है, किताब के पहले पेज पे बना देता है कि इस 500 पेज की किताब के अंदर कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, ऑथर ने आपको पहले ही जानकारी दी। आपका समय बच गया। तो क्लासिफिकेशन भी समय बचाने के लिए, कैटलॉगिंग भी समय बचाने के लिए, इंडेक्सिंग भी समय बचाने के लिए, और निश्चित सामग्री तक आपकी पहुंच बनाने। आपने इंडेक्सिंग कर ली, आपको इंडेक्स बना के दे दिया आपको, फिर आप देखते हैं पेज नंबर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, कौन से पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक, वो पूरी की पूरी इंडेक्स आपकी बनकर तैयार हो। अब 2 तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक तो शुरुआत में होती है, कुछ आपको लगता है कुछ शब्दों का, तो शब्दों की लिस्ट आपने देखा होगा, कई सारी किताबों के पीछे जो है, पीछे 4-5 पेज में आपको एक डिक्शनरी की तरह इंडेक्स मिलती है आपको, ए से लेकर जेड तक। वो कौन-कौन से शब्द कहाँ-कहाँ आए हैं, तो आप ढूँढेंगे तो उसको पेज नंबर आपको दिखा देगा। अगर मुझे टेलर की बात करनी है तो मैं टी पे जाके ढूँढूँगा, तो वहाँ पे टेलर एफडब्ल्यू करके मिल जाएगा मुझे, तो मैं उसकी जानकारी, पेज नंबर मुझे पता है इस पेज में कहाँ-कहाँ लिखा हुआ, तो 2-4 पेज नंबर उसके आगे लिखे होंगे, हम वहाँ पर जाएँगे तो जानकारी हमें मिल जाएगी। समय बच गया। किसी को ये नहीं पता कि टेलर की जानकारी कोई मैनेजमेंट में, क्लासिफिकेशन में, तब भी ढूँढ सकता हूँ। तो इंडेक्स आपका समय बचा रही है। आपके माँगने से पहले ही इंडेक्स बनकर किताब के अंदर तैयार है। कई बार ऐसा होता है कि आप लाइब्रेरी में जाएँ, आप माँगे, और आपके माँगने पर आपको इंडेक्स बनाकर दे, तो ये अलग इंडेक्सिंग हो गई। एक आपके माँगने से पहले तैयार कर दी, प्री कोऑर्डिनेट, समझे? आपके माँगने के बाद पोस्ट कोऑर्डिनेट। अंतर समझ में आ रहा है? आप लाइब्रेरी में गए, आप लाइब्रेरी में जाओगे, आप फिर आप किताब माँगोगे, तो उस किताब में पहले से इंडेक्स बनी हुई है ना, भई चैप्टर बने हुए हैं, किताब में इंडेक्स बनी हुई, तो वो कौन सी इंडेक्स होंगी आपकी? प्री कोऑर्डिनेट। आपके माँगने के बाद एक सूची बना के आपको दी गई, तो आपकी पोस्ट कोऑर्डिनेट। आप जाए, आप लाइब्रेरी में गए, जब मुझे ऐसा जानकारी चाहिए कि मैं आपके लाइब्रेरी के अंदर जो है रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित आपकी लाइब्रेरी में कितना साहित्य है, चेतन भगत का कितना साहित्य है, ये सब चीज़ें, ये अगर आपको जानकारी चाहिए तो लाइब्रेरी ये काम आपके लिए कर सकता है। लाइब्रेरी आपको लिस्ट बना के दे देगा, तो क्या कहलाएगा आपका? पोस्ट कोऑर्डिनेट। पहले क्या कहलाएगा आपका? प्री कोऑर्डिनेट। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो ये कई सारे इंडेक्सिंग है, और आज के इस दौर में अगर देखा जाए तो
ये कई सारे इंडेक्सिंग प्रचलित है, उनके हम लोग बात करते हैं। ये हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर अनुक्रमणीकरण कैसे करते हैं। लिखा हुआ इंडेक्सिंग विषय के माध्यम से दस्तावेजों सूचना तक पहुंच प्रदान करने में मदद करता है। वर्गीकरण भी, क्या लिखा हुआ, वर्गीकरण भी विषय तक पहुंच प्रदान करता है, लेकिन यह अंकन पर आधारित है। वर्गीकरण कैसा होता है, अंकन पर। तो वर्गीकरण जब आप करते हैं तो अंकन बनते हैं। लेकिन दूसरी ओर अनुक्रमणीकरण सूचना का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों के आधार पर सुविधा प्रदान करता है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहा है, इंडेक्सिंग किसके ऊपर बेस्ड है, शब्दों पर। मैंने आपसे कहा ना, टेलर, मैनेजमेंट, पोस्ट वर्ब, तो ये शब्दों पर आधारित है। लिखा खोजने के लिए शब्दों के आधार पर सुविधा प्रदान करता है। अनुक्रमण विभिन्न प्रकार का होता है, यह सूचना का प्रतिनिधित्व करने वाले और खोजने वालों के लिए विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। मतलब दोनों का काम वही है, जो क्लासिफिकेशन कर रहा है वही क्या कर रहा है, इंडेक्सिंग भी कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने की प्रदान कर रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ अनुक्रमणीकरण का मुख्य उद्देश्य सूचना खोजकर्ता के समय और श्रम की बचत करना है। मतलब खोजना मतलब टाइम बचाना। इंडेक्सिंग की वजह से पाठक को निश्चित सूचना पृष्ठ संख्या सहित प्राप्त हो जाती है और ये पाठक के को विषय से संबंधित नवी जानकारी प्राप्त करती है। यानी कि आपको जानकारी कैसे मिल रही है, पेज नंबर के साथ मिल रही है। क्लासिफिकेशन तो किताब तक पहुंचा रहा है आपको, लेकिन इंडेक्सिंग आपको पेज नंबर तक छोड़ रही है ना। तो ये आपका देखा जाए तो इसका एडवांस लेवल है। नेक्स्ट देखिए, आप इसकी बात करते हैं। सवाल पूछा था कि इंडेक्स शब्द किससे बना है, तो इंडिकेयर से बना है। इंडिकेयर मतलब इंडिकेट करना। लिखा हुआ है एक लैटिन भाषा का शब्द है। सवाल बनता है यहाँ पर कि इंडेक्स शब्द कौन सी भाषा के शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का भी कौन सा शब्द है, तो क्या लिखा हुआ है, इंडिकेट से आया है, जिसका मतलब है इंगित करना, यानी कि मार्गदर्शित करना, निर्देशित करना, पता लगाना। एक इंडेक्स किसी वस्तु या विचार के स्थान को इंगित या संदर्भित करती है, या उनके पतों के साथ वस्तुओं का अवधारणाओं की एक व्यवस्थित सूची है। और एक इंडेक्स तैयार करने की प्रक्रिया को इंडेक्सिंग या अनुक्रमणीकरण के रूप में जाना जाता है। इंडेक्स तैयार करना मतलब इंडेक्सिंग करना। मेथड कौन कौन से, इंडेक्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया। शब्द, सवाल आता है कौन सी भाषा से बना ये शब्द है। अब आता है मेथड्स ऑफ इंडेक्स यानी अनुक्रमणीकरण की विधि। देखिए तीन विधियां आपको दे रही है, कौन कौन सी है। कन्वेंशनल यानी परंपरागत, जो पहले से चलती आ रही है। नॉन कन्वेंशनल जो परंपरागत नहीं है, अभी नवीन है, नई बनाई इस समय के साथ। और मैकेनाइज्ड यानी कि यांत्रिक, मशीनाइज, जो मशीनों से चल रही है, कंप्यूटराइज जो चल रही है आज। तो आपके कोर्स में दो ही है, फर्स्ट और सेकंड। मैकेनाइज नहीं है आपकी, नहीं इसके अंदर लिखा हुआ कहीं पर भी, मैकेनाइज नहीं है, कंप्यूटर से चलने होता है। हम दोनों की बात करते हैं। पहली, तो जो पहली वाली है उसका नाम क्या आपका, कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत, पहले से चलती आ रही। जो परंपरागत चलती आ रही उसकी हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ इन पद्धतियों में मशीनों का प्रयोग नहीं होता है। यह पूर्व से प्रचलित प्राचीन पद्धतियां हैं। इंडेक्स में प्रयोग किए गए पदों की जानकारी उपयोगकर्ता की खोज के अनुसार होनी चाहिए, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, तो पहले से जो चली हुई आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री कोऑर्डिनेट। नाम याद रह जाएगा आपको, प्री कोऑर्डिनेट। अब मांगने के बाद जो दी जा रही है उसके हम पोस्ट कोऑर्डिनेट। प्री कोऑर्डिनेट है आपका। प्री कोऑर्डिनेट के एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल है। कौन कौन से, अल्फाबेटिकल, क्लासिफाइड, चेन, प्रेसिस, पॉप्सी। नाम सुने आपने, सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है ना। पहला तो क्या है आपका अल्फाबेटिकल, यानी कि चीज़ों का आप क्या करते हैं। देखिए अब कैटलॉगिंग जब आप करते हैं तो हम लोग कैटलॉग कार्ड्स बनाते हैं। एक किताब के कई सारे कार्ड बनते हैं, पता है आपको, आपने बनाए भी होंगे। एक किताब के कई सारे कार्ड, कुछ कार्ड ऑथर के कार्ड होते हैं, कभी टाइटल का भी बनता है, ऑथर का भी बनता है, सब्जेक्ट का भी बनता है। सारे कार्ड बन गए आपके। ऑथर वाले कार्ड अलग कर लेते हैं हम, टाइटल वाला अलग कर लेते हैं, सब्जेक्ट वाला अलग कर लेते हैं, और उनको एक एक ऑर्डर में जमा देते हैं। बांटना मतलब क्लासिफाइड, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना यानी कि अल्फाबेटिकल। हम ऐसे करते हैं। तो एक तो हो गया आपका अल्फाबेटिकल, एक हो गया क्लासिफाइड। समझे आपको, क्लासिफाइड मतलब वर्गों में बांटना, ऑथर अलग, टाइटल अलग, सब्जेक्ट अलग, ये क्लासिफाइड। अब सारे ऑथर वालों को ए से लेकर जेड तक जमाना, ये अल्फाबेटिकल। समझे बात को। दो तरह के ऑर्डर हो गए। एक होता है चेन इंडेक्सिंग, नाम सुना आपने, डॉक्टर एस आर द्वारा श्रृंखला प्रक्रिया जिसको कहते हैं। एक प्रेसिस है, पॉप्सी। इन सब के ऊपर सवाल पूछा। देखिए करके मैं पांचों पद्धतियों की बात कर रहा हूँ। पहला क्या है आपका, नॉन कन्वेंशनल में आपका देखा, ये पद्धतियां पूर्व से प्रचलित, ये फर्स्ट हो गया आपका ना, नॉन कन्वेंशनल दूसरी बात करना।
ये पद्धतियाँ पूर्व से प्रचलित नहीं होती, इन्हें उपयोगकर्ता एवं समय की मांग के आधार पर विकसित किया जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको हम प्री कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम पोस्ट कोऑर्डिनेट। पोस्ट कोऑर्डिनेट के एग्जांपल कौन-कौन से हैं? ये यहाँ पर भी इसके 4 एग्जांपल। पहला क्या होता है? कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, क्विक वॉक, साइटेशन और यूनिटर्न। तो ये वो है जो मांगने के बाद दी जाती है, बनाई जाती है। आप समझ गए? तो इसके एग्जांपल्स भी दूँगा, आपको बात समझ आएगी। पहले हम लोग क्या है प्री कोऑर्डिनेट, देन उसके बाद तीसरा क्या बचता है आपका मैकेनाइज। मैकेनाइज यानी कि लिखेंगे जिसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। लिखा वर्तमान में कंप्यूटर युग के कारण सूचना खोज अधिक सरल हो गया है, परंतु विशिष्ट मापदंडों एवं शब्दावली का प्राय अत्यधिक आवश्यक है, जिसका उपयोगकर्ता को सटीक जानकारी समय पर प्राप्त होती है। इसको हम मशीन यूज करते हैं और मशीन वाली जो पद्धतियाँ हैं वो पद्धतियों के नाम दे रखे हैं। एक पंच कार्ड है, एक है पीक बू और देखा जीटो कोडिंग दे रखा और ऑनलाइन। पर सवाल नहीं आता, लेकिन आज के युग में हम इनको काम में लेते हैं। पहले हमारे लिए दो ही चीजें, प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट। पहला प्री कोऑर्डिनेट के अंदर देखिए कौन कौन सी है। पहला सबसे पहला क्या देखा, इसको समझेंगे एग्जाम में 100% आपका सवाल हो जाए, मैं आपको बता दूंगा, आप उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट या हम लोग जो इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, आप शीट को छोड़ दीजिए, मेरी तरफ देखिए आप, आपको अभी यहाँ पे यहीं पर क्लियर हो जाएगा, मैं याद करा दूंगा। दो तरह की इंडेक्सिंग है। तो इंडेक्सिंग और क्लासिफिकेशन में क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया। क्लासिफिकेशन आपको किताब तक ले जाएगा, इंडेक्सिंग आपको किताब के भी अंदर ले जाएगा। समझे? तो संपूर्ण 1000 किताबें हैं, 5000 किताबों में से आपके लिए कौन सी किताब सही है, वो तो क्लासिफिकेशन ले जा रहा है आपको। लेकिन उस 500 किताबों में से सही किताब तक पहुंच गया, अब उस किताब के अंदर भी तो 500 पेज है, उन 500 पेजों में से आपको निश्चित पेज पर जाना है, तो फिर आपको इंडेक्सिंग। तो क्लासिफिकेशन भी यही काम कर रही है जो इंडेक्सिंग कर रही है। तो हमारा काम तो कंप्लीट नहीं हुआ, हमें इंडेक्सिंग के जरिए अब निश्चित सामग्री तक पहुंचना, जानकारी तक पहुंचना। तो जब आप आते हैं, आप लाइब्रेरी में आते हैं, तो एक व्यवस्था तो ये है कि आपके मांगने से पहले ही हमने व्यवस्था कर रखी। हमने कर रखी मतलब ऑथर ने कर रखी किताब के। और ये आज का कोई नया सिस्टम नहीं है, पारंपरिक सिस्टम है। जिसे इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनिंग इंडेक्सिंग सिस्टम कहते हैं। कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत, परंपरा चलती भी आ रही है। और परंपरा ये चलती हुई आ रही है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो किताबों के अंदर जो जानकारी लिखी थी, हमने सबसे पहले ये किया कि भाई किताब तक कैसे पहुंचोगे। तो हमने दो तरह के काम किया, हमने क्लासिफिकेशन तो किया, लेकिन साथ में हमने कैटलॉगिंग भी किया। किताब की महत्वपूर्ण जानकारी जिनके आधार पर उस किताब को ढूंढा जा सकता है, वो समस्त जानकारी बाहर निकाल के हमने कार्ड के ऊपर लिख दिया, तो कैटलॉग कार्ड बना दिया। इसके सबसे पहले जनक कौन है आपके? सीए कटर। कैटलॉगिंग के जनक कौन है? कटर ने किया ना काम। तो कटर ने कहा कि नाम लिख दो, कार्ड पर सारी जानकारी लिख दो, यहाँ पे कार्ड बना दिया आपने। तो ये कोई वो जानकारी जो लिख रहे थे वो किसकी जानकारी? किताब के अंदर की जानकारी थी ना। किताब का ऑथर कौन है, किताब का टाइटल क्या है, किताब का सब्जेक्ट क्या है, किताब का पब्लिशर कौन है, किताब का नंबर, आज देखते किताब में कितने पेजेस हैं, किताब की साइज क्या है, किताब का मूल्य क्या है, किताब का ISBN नंबर क्या है। एक पुस्तक से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारी हम कार्ड में लिखते हैं। क्या बनता है? कैटलॉग कार्ड। तो सारे कार्ड बन गए, उन कार्ड को क्या कर दो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा दो। पहले सारे कार्ड बन गए, कार्ड बनने के बाद एक पुस्तक के 3 कार्ड बने, 4 कार्ड बने। आम तौर पर एक पुस्तक के अमूमन ऑन एन एवरेज 6 कार्ड बनते हैं। अगर आपके पास लाइब्रेरी के अंदर अगर 1000 किताबें हैं, तो उनके कैटलॉग कार्ड कितने बनेंगे? 6000। अब 6000 कार्ड में से कुछ कार्ड तो ऑथर के होंगे, कुछ टाइटल के होंगे, कुछ सब्जेक्ट होंगे। ऐसे करते हुए 4-5 कैटेगरी अपने बांट दी। तो बांटना मतलब क्लासीफाई करना, अलग अलग वर्गों में कार्ड बांट दिए। अब ऑथर के कार्ड मैंने एक साथ जमा दिए, ए से लेकर जेड तक। टाइटल भी ए से लेकर जेड तक जमा दिया, सब्जेक्ट भी मैंने ए से लेकर जेड तक जमा दिया, ड्रॉर में रख दिया। अब ढूंढने वाला आ रहा, ढूंढने वाला कहता है सब मुझे ऐसा रंगनाथन किताब चाहिए, तो मैं कह दूंगा आर पे जाकर रंगनाथन ढूंढ लो। वो कहता है मुझे कॉलम क्लासिफिकेशन चाहिए, तो मैं कहूंगा टाइटल वाले में जाओ, सी पे ढूंढो। समझ रहे बात को आप? सब्जेक्ट भी चाहिए, कहते हैं सर मुझे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन चाहिए, तो मैं बोलूंगा सब्जेक्ट वाले में जाओ, एल पे जाके लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ढूंढ लो। समझ गए? सारे कार्ड अलग कर दिए, टाइटल अलग कर दिया, ऑथर अलग कर दिए, सब्जेक्ट अलग कर दिया। ये जब हमने बांटा, तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है, क्लासिफाइड इंडेक्सिंग सिस्टम। और आपको जमाना क्या कहलाएगा आपका? इट इज अल्फाबेटिकल। लिखा हुआ अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स। तो ये तो इसको पढ़ेंगे आप। लिखा हुआ सीए कटर यानी कि चार्ल्स एमी कटर ने सबसे पहले 1876 में रूल्स फॉर ए प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग में वर्णानुक्रम विशेष शीर्षकों के नियमों को व्यवस्थित करने के तरीके निर्धारित किए।
उन्होंने विषय अनुक्रमण के बजाय विषय सूचीकरण शब्द का इस्तेमाल किया और सीए कटर ने ही सर्वप्रथम विशिष्ट विषय प्रविष्टि का विचार दिया था। समझे? ये सवाल, इस पे कुछ नहीं आता सीए कटर के बारे में, केवल आपको अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्सिंग देने वाला व्यक्ति कौन है, तो सीए कटर, बस और कोई सवाल नहीं आता। लिखा हुआ इस अनुक्रमण विधि में प्रत्येक पद को शब्दकोश की तरह व्यवस्थित किया था। प्रत्येक पद को शब्दकोश की तरह, शब्दकोश समझते मतलब डिक्शनरी, पहले ए वाला है, फिर बी वाले, ए में भी सारे, फिर ए बी ए सी, समझ गए? तो डिक्शनरी शब्दकोश में जैसे जमाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब वही होता है जो शब्दकोश है। वैसे कहते हैं पाठक वर्ग के लिए यह सबसे अधिक सुविधाजनक होता है और इस कार्य के लिए दो महत्वपूर्ण विषय शीर्षक सूचियां भी उपलब्ध हैं। अब बनाते हैं, जैसे दो विषय शीर्षक सूचियां आती हैं, नाम सुना आपने? एक है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सब्जेक्ट हेडिंग है आपका, और दूसरे क्या आपका सीएस सब्जेक्ट, नाम सुने? अभी कैटलॉगिंग पढ़ेंगे तो और इसके बारे में डिटेल आएगी। तो दो चीजें, अब जब आप विषय शीर्षक बनाते हैं तो दीर्घ एक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग काम में लेते हैं और एक सीएस यानी कि ये विषय शीर्षक सूचियां है। और एक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग की बात करें तो 1898 के अंदर इसका पहला एडिशन है और सीएस सब्जेक्ट हेडिंग 1923 में इसका पहला संस्करण। दोनों चीजें अवेलेबल है, इन्हें हम काम में ले सकते हैं, बना सकते हैं। एक ही करके बात करते हैं। पहला क्या है, छोटी लाइब्रेरी होगी तो सीएस लिस्ट, और बड़ी लाइब्रेरी होगी तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इन दोनों विशेष शीर्षक सूचियों को काम में लेकर आप सब्जेक्ट हेडिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, दोनों कैटलॉगिंग पढ़ेंगे तब भी काम आएगा। लिखा हुआ इसका निर्माण सर्वप्रथम 1923 में छोटे पुस्तकालयों के लिए किया गया था। छोटी लाइब्रेरी तो सीएस लिस्ट, बड़ी लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, सन 1933 में मिनी अर्ल सीयर्स, तो मिनी अर्ल सीयर्स ने काम किया था, महिला थी, उसने काम किया था। तो सीएस लिस्ट उसी ने बनाई थी पूरी, पहले बनी थी उसका, जब बनाई थी उसका नाम सीएस लिस्ट नहीं था, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट बनाई थी केवल। लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब छठा संस्करण 1950 में प्रकाशित हुआ, तब इसका नाम जो क्या रखा गया, SLSS, तब सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का नाम रखा गया। वर्तमान में इसके 21 संस्करण हार्ड कॉपी के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। संस्करण 2014 में, 22वां संस्करण 2000 ऑनलाइन 2018 में, और HW विल्सन कंपनी द्वारा इसका प्रकाशित किया और बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा गया। तो ये अगर आप देखें तो वर्तमान में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। इसके लेटेस्ट एडिशन भी आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट एडिशन 1923 है, मिनी अर्ल सीयर्स। छठा संस्करण 1950 में, सीएस सब्जेक्ट हेडिंग। 21वां संस्करण 2014, 22वां संस्करण 2018, लेटेस्ट संस्करण भी आप 2022 के अंदर भी इसका संस्करण आप देख सकते हैं। ये मिल रहा था। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये सवाल इसके ऊपर पूछा था कि सीएस सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो HW विल्सन कंपनी के द्वारा, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे सीएस से वैसे आपकी LCSH, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट, इसका निर्माण सर्वप्रथम 1898 में किया गया। इसका विस्तार होने के कारण 1914 में इसको दो भागों में, 1989 में 12वां संस्करण लगभग 3 भागों में, और वर्तमान में 37वां संस्करण 2014 में ऑनलाइन उपलब्ध है। इसका 40वां संस्करण 2018 में आपको लेटेस्ट एडिशन मिल जाएंगे, इनकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा। वापस से जब कैटलॉगिंग पढ़ेंगे तो वापस इनकी जानकारी आएगी, हम लोग वापस करेंगे। ये इसके एडिशन दे रखें। बस केवल ये पूछा था कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, तो लाइब्रेरी ऑफ, संस्करण के बारे में लेटेस्ट संस्करण, पहला संस्करण, लेटेस्ट संस्करण और मेंटेनेंस, 3 सवाल पूछते हैं। इनके अंदर जितनी भी शब्दावली दे रखी है उसमें क्या लिखा हुआ, BT, NT, RT, UF। BT मतलब ब्रॉड टर्म, NT मतलब नैरो टर्म है, RT मतलब रिलेटेड टर्म है, और UF क्या रखा है, यूज फॉर द शब्दों के आगे दे रखा है, लिखा हुआ। तो जो टर्म आपको ब्रॉडर टर्म यूज करनी होती है आपको, तो आप ब्रॉडर टर्म से आप विषय शीर्षक बनाते हैं। इंडेक्सिंग का पहला प्रकार। नेक्स्ट प्रकार क्या आपका, क्लासिफाइड। क्लासिफाइड में क्या करते हैं, पहले चीजों को बांट देंगे और फिर बाद में उसको अरेंज करेंगे। लिखा हुआ इस अनुक्रमण विधि में विभिन्न पदों को सर्वप्रथम वर्गानुसार बांटते हैं, फिर इसके पश्चात उनका एक क्रम निर्धारित किया जाता है। पुस्तकालय में इस प्रकार का वर्गाकार अनुक्रमणीकरण देखा जाता है, जहां विभिन्न वर्गों के आधार पर सूचना को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो बांटना अल्फाबेटिकल भी बांट सकते हैं, क्लासिफाइड भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आप कर सकते हैं। एक नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफाइड इंडेक्स। क्लासिफाइड इंडेक्सिंग के अंदर आप देखेंगे ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है। लाइब्रेरी के अंदर ऐसा फर्नीचर होता है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कीवर्ड, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, ऑथर टाइटल, अदर टाइटल लिखा हुआ। जो टाइटल लिखा हुआ उस ड्रॉअर के अंदर क्या लिखा हुआ है, टाइटल वाले कार्ड लिखे। कैटलॉगिंग पढ़ेंगे उसके बाद समझ में आएगी बात। ऑथर वाले ड्रॉअर में क्या रखे, ऑथर के कार्ड, फिर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के कार्ड,
और अदर क्राइटेरिया। तो आप जैसे जैसे कार्ड देखेंगे क्लासिफाइड इंडेक्स में आपको कार्ड मिलेगा। तो ये कार्ड का तरीका है आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्या आपका चेन प्रोसीजर किसने बनाया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। कब बनाया? 1938। रंगनाथन ने तरीका बताया। तरीके के अंदर ये दिखा कि रंगनाथन का कोई जो आप क्लास नंबर बनाते हैं उस क्लास नंबर से आप विशेष शीर्षक सूची बना सकते हैं या विशेष शीर्षक आप ढूंढ कर आप सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब कैटलॉगिंग पढ़ेंगे तब इसके एग्जाम्पल्स आएंगे। दिखा हुआ यह प्रणाली डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा सीसीसी के निर्माण के समय 1938 में विषय निर्धारण के लिए दी गई, जिसमें वर्ग संख्या के लिए अनुक्रमिक उपविभाजनों को पृथक करने से विषय प्राप्त होता है और इस विधि में कृत्रिम भाषा के भाग को पृथक करने से बनता है। यानी कुल मिला के बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो आपको एक टाइटल देते हैं, उससे आप एक क्लास नंबर बनाते हो। चेन प्रोसीजर का मतलब ये है कि क्लास नंबर से टाइटल बना, समझ गए आप? टाइटल से आपने क्लास नंबर बनाया। चेन प्रोसीजर क्या कहता है? उस क्लास नंबर से जो आपने बनाया उससे वापस से क्या बनाना आपको, मतलब रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस ही चेन प्रोसेस है। इससे होगा क्या कि जो क्लास नंबर आपको मिला है उस क्लास नंबर से आप वापस टाइटल बनाओगे। जब आप टाइटल बनाते हो तो बनाने के दौरान आपको कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण शब्द मिलते हैं जिन शब्दों पर पाठक द्वारा सामग्री को ढूंढा जा सकता है। तो उन शब्दों को लिखते हुए हम लोग क्या करते हैं, अलग से हम लोग क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट कार्ड बनाते हैं, सब्जेक्ट आइडेंटिटीज बनाते हैं। और वो जब बनाएंगे तो हमारा कैटलॉगिंग में काम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, 4 तरह के लिंक बनते हैं, 4 कड़ियाँ बनती है ना। 4 कड़ियाँ कौन कौन सी बनती है? पहले बनती है आपकी शॉर्ट लिंक, अनशॉर्ट लिंक, फॉल्स लिंक और मिसिंग लिंक। इसका मतलब क्या है, तो मैं एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आएगी। आप देखेंगे यहाँ पर, तो देयर इज एन एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कौन कौन से लिंक है, 4। पहला फॉल्स, शॉर्ट, अनशॉर्ट और इनमें से केवल एक ही लिंक काम का, कौन सा आपका? शॉर्ट लिंक, यानी खोज कड़ी, जिससे आप विशेष शीर्षक को खोज सकते हैं, बाकी तीनों से आप विशेष शीर्षक को नहीं खोज सकते। क्लियर? खोजते हैं इसके अंदर, पहले एक एक करके देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसको समझना है। एग्जाम्पल लिखा हुआ आपको, क्या लिखा हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नीचे से क्लास नंबर दे रखे, कॉलन से बन गया। मेन क्लास क्या है आपकी? बाई सोशियोलॉजी। क्या बनाया आपने? कॉलन एनर्जी 3433, 433, ये अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है। और .44 मतलब इंडिया। क्लास नंबर तो समझ में आ रहा है आपको? बनाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर ढूंढना है मुझे। अनएम्प्लॉयमेंट सोशियोलॉजी में जाऊंगा, 433 लिखा हुआ ई कॉलम में लिखा, मतलब एनर्जी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आया, कॉलम से जोड़ दिया वाई में और .44 बनाया, क्लास नंबर तो बन गया। अब अगर ये दे रखा हो y:433.44 दे रखा हो, तो इससे आपको टाइटल बनाना अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो आप एक ही करके लिखो, पहले लिखोगे y, फिर y डॉट, फिर y.4, y.43। अब टाइप करते हो ना आप, तो जो जो लिख रहे हो आपको इसको लिखना है। पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या आएगा आपका? y, मतलब क्या बना? सोशियोलॉजी। तो वो जो 4 लिंक है ना, उनमें से ये लिंक कौन सा है? क्योंकि इस सोशियोलॉजी के नाम से पाठक सामग्री ढूंढ सकता है। ये तो लिंक उन चारों में से कौन सा लिंक हो गया ये? ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, सेकंड क्या लिखेंगे? वाई कॉलन। वाई कॉलन आगे क्या लिखा हुआ है? ये फॉल्स लिंक। क्यों? तो वाई कॉलन कहीं नहीं पहुंचा था हमें, फॉल्स लिंक है ना, ये तो मिथ्या है। कॉलन के बाद क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। ये लिंक किसी काम का नहीं है। तो टुकड़े कर रहे हैं ना अपन, चेन चल रहे हैं, तो चेन में तो ये होगा ना, एक फिर उसके बाद उसका अगला कड़ी, अगली कड़ी, अगली कड़ी, ऐसे जोड़ोगे तो वाई कॉलन कहीं नहीं पहुंचा था आपको, ये फॉल्स लिंक। फिर वाई कॉलन 4 लिखा मैंने। वाई कॉलन 4, वाई कॉलन 4 का मतलब होता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में भी 4 का मतलब होता है पैथोलॉजी। ये क्या दे रखा है? अनसॉर्ट लिंक। क्यों? इसका अनसॉर्ट लिंक इसलिए, मतलब कि ये अखोज कड़ी है। सोशियोलॉजी में कोई पैथोलॉजी नाम से सामग्री नहीं ढूंढता पाठक। ये क्या हो गया आपका? पैथोलॉजी हो गया आपका। ये भी क्या हो गया? सेकंड, सोशियोलॉजी में y:43 लिखेंगे तो 43 का मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूशन। तो डेस्टिट्यूशन नाम से भी सामग्री नहीं ढूंढता। ये भी क्या हो गया? अनसॉर्ट लिंक। देन उसके बाद क्या दे रखा आपको? देखो एग्जांपल है, y:433 पूरा नंबर है, इसका मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट शब्द ऐसा है जिसपे सामग्री ढूंढी जाती है, ये शॉर्ट लिंक हो गया। ये आपको निर्धारित करना होता है कि किस पे सामग्री ढूंढते, किसको नहीं ढूंढते। आपको नेक्स्ट क्या दे रखा आपको? y:433 डॉट, फॉल्स है, सामग्री इसके ऊपर नहीं ढूंढी जा सकती। नेक्स्ट क्या दे रखा आपको? y:433.4, डॉट 4 का मतलब क्या होता है? एशिया। तो
लिखा हुआ एशिया अनएम्प्लॉयमेंट सोशियोलॉजी, दोनों सबको ढूंढता। अनएम्प्लॉयमेंट भी महत्वपूर्ण शब्द है, सामग्री लाइब्रेरी में ढूंढ सकता। पाठक आके आपसे कह सकता है भाई मुझे अनएम्प्लॉयमेंट की किताब चाहिए, मुझे सोशियोलॉजी की किताब चाहिए, मुझे अनएम्प्लॉयमेंट इन एशिया पे किताब चाहिए, तब भी यही किताब काम आएगी आपकी। और नेक्स्ट अगला लिंक है आपका y:433.4 यानी कि इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट सोशियोलॉजी, ये भी हो गया। इनमें से कितने लिंक काम है आपके? 4 लिंक मिले, दिख रहा है आपको? तो ये कहा जाता है कि इन चारों लिंक को काम में लेकर आपको 4 अलग अलग प्रकार के कार्ड बनाने होते हैं कैटलॉग। ठीक है, आपका चेन इंडेक्सिंग अकाउंट तो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बाद में करेंगे इसको। तो ये भी एक और जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो सेंटर आप लाइब्रेरी दे रखा है कि आप डॉक्यूमेंटेशन एंड पीरियोडिकल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये भी आप बना सकते हैं। चेन प्रोसीजर को वापस से पढ़ेंगे जब कैटलॉगिंग करेंगे तब बात करेंगे। तीसरा सिस्टम कौन सा आपका? प्रेसिस इंडेक्सिंग। पहला आपने कर लिया अल्फाबेटिकल कर लिया, दूसरा क्लासिफाइड कर लिया, तीसरा चेन प्रोसीजर। मतलब ये वो तरीके जिससे आप सामग्रियां नाम से बना रहे हो ताकि आपको ढूंढी जाए। नेक्स्ट है आपका प्रेसिस। प्रेसिस का मतलब पूरा नाम। पहला सवाल तो इसके ऊपर यही आता है कि प्रेसिस का पूरा नाम बताइए। देखो मेरे को इसको नाम याद कैसे करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। पी, ये तो सवाल पूछेंगे प्रेसिस, प्रेसिस के लास्ट के 2 अक्षर देखो क्या लिखा हुआ है? आई एस। आई एस का मतलब क्या है? ये तो याद ही रहेगा आपको कि प्रेसिस क्या है? एक प्रकार की इंडेक्सिंग सिस्टम। तो हो गया इंडेक्सिंग सिस्टम आई एस। अब क्या लिखा? पी आर ई सी। तो पी आर ई से तो केवल हो गया प्रिजर्व। अब क्या बचा? सी मतलब कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में बात करें तो प्रिजर्व, कॉन्टेक्स्ट, इंडेक्सिंग सिस्टम। अब याद हो गया नाम, प्रेसिस का नाम। प्रेसिस का पहला सवाल, प्रेसिस का पूरा नाम बताइए। तो प्रिजर्व, कॉन्टेक्स्ट, इंडेक्सिंग सिस्टम, ये प्रेसिस का पूरा नाम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रेसिस किसके द्वारा बनेगी? तो डेरिक ऑस्टिन 1968, याद रखना है। तो लिखा प्रेसिस एक पूर्व समन्वय विषय अनुक्रमण प्रणाली है जिसे 1968 में डेरिक ऑस्टिन द्वारा लंबे शोध के परिणाम स्वरूप बनाया गया। नया एक ग्रुप बना था जिसको हम सीआरजी कहते हैं, अभी हमने बात करी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप ने सूचना नियंत्रण के लिए एक नया वर्गीकरण देने का तैयार किया था। 1969 में ब्रिटिश लाइब्रेरियन डेरिक ऑस्टिन ने पीटर बुचर ने मिलकर जो है प्रेसिस को जारी किया। केवल सवाल 2 सवाल आते हैं, प्रेसिस का पूरा नाम बताइए, प्रेसिस कौन से सन में किसके द्वारा बनेगी? 1968 में डेरिक ऑस्टिन द्वारा बनेगी और उसका पूरा नाम आपको बताया और क्या है? तो एक प्रकार की इंडेक्सिंग सिस्टम। नेक्स्ट का नाम आपका। फिर अब प्रेसिस की हिस्ट्री है तो डेरिक ऑस्टिन ने बनाई, इसको काम में लिया। अब ब्रिटिश में क्या था कि वहां पर 1971 तक एक नाम सुना होगा आपने, बीएनबी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, 1950 में बनी थी। 1950 से 1971 तक आपको देखा जाएगा तो बीएनबी का चेन प्रोसीजर से हम लोग क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट इंडेक्सिंग कर रहे थे। लेकिन 71 में क्या कर दिया गया? उसको हटा दिया गया और उसकी जगह किसको काम में लिया गया? प्रेसिस को काम में लिया। आप समझे? तो आप मान कर बीएनबी एक प्रकार की ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी थी, उसके अंदर जब इंडेक्सिंग करनी थी हमको तो हम चेन प्रोसीजर काम में लेते क्योंकि रंगनाथन का चेन प्रोसीजर बहुत अच्छा था, सटीक था, उसको काम में ले रहे थे। लेकिन प्रेसिस बनी तो 1971 में उसको प्रेसिस काम में लेना शुरू कर दिया। तो प्रेसिस भी ज्यादा नहीं रही, 20 साल तक चली और 20 साल के बाद प्रेसिस को भी हटा के क्या कर दिया, उसकी जगह कंपास कर दिया। ठीक है, कंपास का पूरा नाम क्या है? कंपास का मतलब है COMP। तो COMP मतलब कंप्यूटर, ए का मतलब है एडिट और एस सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। ठीक है, ये आपका कंपास है, ये अपना है। इसकी हिस्ट्री इतनी है। नेक्स्ट अगला नाम क्या है? ये भी सवाल पूछा जाता है। पॉप्सी, वापस याद करेंगे, POPSI, तो SI सब्जेक्ट इंडेक्सिंग याद रहेगा। अब POP, तो PO यानी कि पोस्टुलेट बेस्ड परमुटेड, ये एक भारतीय ने बनाई। क्या नाम है? गणेश भट्टाचार्य, DRTC में काम कर रहे थे। तो उनको बड़ा बुरा लगा, उनको लगा कि भाई सीधी सी बात है कि भाई रंगनाथन की जो पद्धति काम में हो रही थी, चेन प्रोसीजर को काम में ले रहे थे, उसकी जगह पे क्या काम में लेना गए? वो प्रेसिस। तो उन्होंने गणेश भट्टाचार्य ने फिर क्या बना दी? पॉप्सी बनाई। ठीक है, ये भी एक उन्होंने नाम रखा, प्रेसिस जगह पॉप्सी नाम रखा। देखिए यहाँ पे
लिखा हुआ इस पद्धति का निर्माण किसने किया? गणेश भट्टाचार्य द्वारा किया गया। कब किया गया? 19, तो समझे आप, 68 में वो बनी, 71 में बीएनबी में हटा दिया चेन को, तो उन्होंने ये बनाया 79 में बनाया। लिखा डीआरटीसी में अपने कार्य के दौरान यह पद्धति पूर्ण रूप से डॉक्टर एस आर रंगनाथन के वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है, न कि किसी वर्गीकरण पद्धति। उन्होंने ये कहा कि मैं कॉलन को काम में लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो केवल वर्गीकरण के सिंपल प्रिंसिपल्स के ऊपर बता रहा हूँ कि ये पद्धति जिसको आप काम में लेते हैं। जिस प्रकार शीर्षक से वर्गांक बनाया जाता है उसी प्रकार अनुक्रमणीकरण भी तैयार किया जाता है। यानी कि उन्होंने कहा कि रंगनाथन ने बहुत सही तरीका बताया कि आप क्लास नंबर से आप सब्जेक्ट निकाल सकते हैं, तो आप उसी प्रकार से आप इंडेक्स भी बना सकते हैं। ये पद्धति किसने बताई? गणेश भट्टाचार्य ने बताई। लेकिन रंगनाथन के शिष्य के रूप में उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट के अंदर मिलेगी आपको मूलभूत श्रेणियां मिलेगी। जब आप इंडेक्सिंग करते हैं, जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो 5 मूलभूत श्रेणियां मिलती है, तो वो तो रंगनाथन का सिद्धांत था। तो गणेश भट्टाचार्य ने अपना सिद्धांत दिया कि जब आप इंडेक्सिंग करते हैं तो आपको एक विषय में कितनी मिलेगी? आपको 4 मूलभूत श्रेणियां मिलेगी। तो 4 कौन सी है? तो पहला है डी यानी कि डिसिप्लिन है, ई का मतलब एंटिटी है, ए का मतलब एक्शन है और पी का मतलब प्रॉपर्टी है। सिद्धांत किसने दिया आपको? गणेश भट्टाचार्य ने दिया। उन्होंने अपने हिसाब से अपनी थ्योरी समझाई कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्या दे रखा? तो ये हो गया आपकी। अब एक तो हो गई प्री कोऑर्डिनेट और एक दूसरी कौन सी आपकी? पोस्ट कोऑर्डिनेट। तो प्री कोऑर्डिनेट में आपने 5 चीजें पढ़ी। अल्फाबेट, सब्जेक्ट, अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट, देन आपने पढ़ा क्लासिफाइड, एक चेन प्रोसीजर है, एक आपका प्रेसिस है और पॉप्स। इनके बारे में बेसिक बस चीजें, इन पे जो बता रहा हूँ बस वही सवाल पूछा था और कुछ भी नहीं। आप देन उसके बाद हम बात किसी करें, हम बात करें यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल। आप देखें यहाँ पर भी 4 तरह। पहला कौन सा है? कोऑर्डिनेट, फिर एक आता है क्विक वॉक, एक आता है साइटेशन आता है और एक आता है यूनिट टर्म। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊँ। देखिए मांगने पर तब जब दी जाए तो वो क्या कहलाएगी आपकी? ये आपकी कहलाएगी नॉन कन्वेंशनल, यानी कि आपका पोस्ट कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो आप मांग रहे हैं, आपने लाइब्रेरी में जाके आपने पूछा, तो पहले तो सबसे पहला क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट इंडेक्स। कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि मैं आपसे गया, मैंने आपसे कोऑर्डिनेशन किया, मैंने आपको मेरी ज़रूरतें बताई और उन ज़रूरतों के हिसाब से आपने एक लिस्ट बनाने का निर्णय लिया। ठीक है कि ये कौन सी इंडेक्सिंग कहलाएगी? कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब जब हम मांगते हैं तो कोई भी सामग्री मांगते हैं तो शब्दों पे मांगेंगे। मैं क्या बोलूँगा? सर मुझे फेज रिलेशनशिप पे चाहिए, मुझे टेलर पे चाहिए, मुझे पोस्ट स्कोर पे चाहिए, मैं शब्दों पे मांगूंगा। तो शब्दों पे मांगना यानी कि शब्द, शब्द को मतलब बोलते हैं कीवर्ड, बोलते हैं ना कीवर्ड। कीवर्ड आज गूगल पे, गूगल आपको जो सामग्री ढूंढ के बता रहा है ना, गूगल किसके आधार पे दे रहा है आपको? कीवर्ड के आधार पे दे रहा है। इज इट ओके? तो कीवर्ड महत्वपूर्ण है, हम कीवर्ड के आधार पर ही सामग्री ढूंढते हैं। यहाँ पर कीवर्ड की बात है तो लिखा हुआ यहाँ पर आप देखते हैं नॉन कन्वेंशनल इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट है, कीवर्ड, क्विक और कोक का मतलब कीवर्ड है, साइटेशन इंडेक्सिंग सिस्टम है और आपका यूनिट टर्म। तो ये चारों चीजें आपके पोस्ट कोऑर्डिनेट। एक एक करके बात करते हैं। पहला क्या है आपका? क्विक वॉक। कोऑर्डिनेट का मतलब ये मैंने आपसे कोऑर्डिनेशन किया, आपसे मांग ली। क्विक वॉक ये नाम सुनने को मिलेगा आपको। तो क्विक का मतलब होता है कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट और क्वॉक कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। समझिए बात। कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का अर्थ होता है कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट यानी कि किसी के संदर्भ में चीजों को ढूंढना और उस शब्द को जो है संदर्भ के बाहर भी ढूंढना। समझिए आप, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट और आउट कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ रही बात? तो एक तो मैं पूछ लूँ भाई, मैंने कल आपको बताया था जैसे एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट मुझे ढूंढना है इंश्योरेंस में ढूंढना है, एक्सीडेंट मुझे लॉ में ढूंढना है, समझ गए? एक्सीडेंट मुझे इंजीनियरिंग में ढूंढना है। तो ये तो हो गया कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। तो कीवर्ड यानी कि कीवर्ड तो क्या होगा? एक्सीडेंट किसके कॉन्टेक्स्ट में? मुझे इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में, मुझे लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, मुझे इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में ढूंढना है, यानी कि उसका संदर्भ ढूंढना है। तो ये तो क्या कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि मेरी सर्च कैसे हो जाएगी कि एक्सीडेंट ढूंढना है लॉ में, बस ये मेरी। लेकिन दूसरी सर्च क्या हो जाएगी? मुझे तो एक्सीडेंट शब्द ढूंढना किसी में भी आए, चाहे वो लॉ में हो, चाहे मुझे तो एक्सीडेंट शब्द के ऊपर सामग्री चाहिए। तो ये क्या होगा? कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो एक हो गया क्विक और एक होगा क्वॉक, KWIC यानी कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट और KWOC कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ रही बात? दोनों तो लिखा हुआ यहाँ पे 1950 के दशक में सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए कंप्यूटर की शुरुआत की गई। और जब कंप्यूटर की शुरुआत की गई तो IBM कंपनी आज भी चलती है, अपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दुनिया की सबसे बड़ी हार्डवेयर निर्माता कंपनी IBM। IBM कंपनी लिखा हुआ इंजीनियर कौन सा है उसका? हंस पीटर लोहान।
एचपी लोहान नाम सुना होगा आपने। एचपी लोहान, जब हम जब पढ़ते हैं ना, ये सर्विसेज पढ़ते हैं लाइब्रेरी की, है ना, केस और एसडीआई, करंट अवेयरनेस सर्विस, और एसडीआई आपने पढ़ा होगा, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। कुल मिला के एचपी लोहान के जरिए उन्होंने एचपी तो लिखे 1958, आप देखें यहाँ पर दे रखा है। 1958 में एक कंप्यूटर निर्माता सूचकांक प्रस्तुत किया जिसमें क्विक यानी कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट अनुक्रमण के रूप में जाना गया, यानी कि एचपी लोहान ने आपको ये पद्धति बताई। सिर्फ क्विक कॉक का एक सवाल आता है, क्विक और कॉक का पूरा नाम बताइए, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, कीवर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पहली चीज। कीवर्ड क्विक और क्वाक किस प्रकार की अनुक्रमण की पद्धति है, तो ये पोस्ट कोऑर्डिनेट। क्विक क्वाक के निर्माता कौन है, तो हंस पीटर लोहान, एचपी लोहान, तो इन्होंने बने, और कब बने, तो 1958। यही सवाल पूछा। नेक्स्ट आपका साइटेशन। साइटेशन का मतलब होता है, देखिए साइटेशन का मतलब होता है उद्धरण की बात करते हैं, और उद्धरण का मतलब देखिए बहुत इजी होता है। जब आप कई प्रकार का शोध कार्य करते हैं, किताब लिखते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा वहाँ पर कि आपने जो भी आप साहित्य आपने लिखा है उसमें आप संदर्भित होकर किसी एक के बारे में जानकारी लिखते हैं। जैसे मैं मेरी किताब लिखूं और किताब के अंदर मैं लिखूं, लाइब्रेरी साइंस की किताब लिखूंगा, मेरी पूरी किताब में रंगनाथन शब्द का काम तो लिखना ही पड़ेगा मुझे। तो बिना रंगनाथन का नाम लिए मैं लाइब्रेरी साइंस की किताब नहीं लिख सकता। मैं किसी भी विषय पर बात करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं रंगनाथन की बात करनी पड़ेगी। फिर मैं रंगनाथन की बात करते करते मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के अनुसार दूसरे, ये बात तो कहीं ना कहीं आएगी। तो ये पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों के अनुसार, पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र मैंने तो लिखे ही नहीं, वो किसने लिखे, रंगनाथन। तो रंगनाथन का साहित्य है वो। तो जब मैं अपनी पुस्तक में ये बात लिखता हूँ कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र के अनुसार, द्वितीय सूत्र के अनुसार, तृतीय, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि रंगनाथन के द्वारा बताए गए पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के अनुसार, तब तो बात सही है। और मैं कहता हूँ पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र के अनुसार, अगर मैं रंगनाथन का नाम नहीं लिखता हूँ, यानी कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं ये बात अपनी तरफ से कर रहा हूँ, समझ गए आप बात। मैं लेखक हूँ ना, मैं लेखक हूँ, मैं अपनी किताब लिखूंगा, तो किताब के अंदर मैं जितनी भी बातें लिखूंगा, तो वो जो मेरी किताब के अंदर जितनी भी बातें मैंने लिखी है, तो समस्त बातें मेरे द्वारा थोड़ी कही गई, कुछ बातें किसी और ने कही। तो जब कोई बात किसी और ने कही तो मुझे कहना पड़ेगा कि रंगनाथन के अनुसार, WCB शेयर्स के अनुसार, मेलविल डेवी के अनुसार, तो बात क्या होती है, मेरी बात ऑथेंटिक होती है। और मैं नहीं कहता हूँ और मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूँ कोई बात, या इन लोगों का नाम नहीं लिखता हूँ, इन लोगों का रेफरेंस नहीं डालता हूँ, इन लोगों का साइटेशन नहीं लिखूंगा, तो अगर मैं ऐसे लिख दिया तो वो कहलाएगा साहित्यिक चोरी कहलाएगी। समझ में बात को आप? लोग करते हैं ना, लोग रिसर्च करते हैं, अपना खुद का आर्टिकल लिखते हैं, तो वो ये लिखने ही भूल जाते हैं कि भाई किसने क्या कहा। भाई वो बात जो किसी और की कही हुई बात को अगर आप लिख रहे हो, तो आपको उसके बारे में उसका परिचय देना आवश्यक है। तो बिना परिचय दिए काम करूंगा तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो बात में क्या हो जाएगा, मैनिपुलेशन हो जाएगा ना। दैट्स एन इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो इस सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में पहले ही कह चुके हैं, तो हमें लिखना होता है। और जब लिखते हैं तो हम उनके बारे में क्या करते हैं, उनको उनको जिनकी जानकारी जब लिखते हैं, तो ये तो क्या रेफरेंस, लेकिन जानकारी लिखेंगे तो उनका अपने आप क्या काउंट होगा, साइटेशन काउंट होगा, ठीक है। उधर कुल मिला के कहने का मतलब वो शब्दों का खेल है। मैं लिखूंगा रंगनाथन के कहे अनुसार, WCB, जितनी बार लिखूंगा तो रंगनाथन के नाम के आगे क्या उनका साइटेशन अपने आप क्या होता है, बढ़ता जाएगा। जैसे रंगनाथन ने किताब लिखी जिसका नाम है 5 लॉज ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। अब मैं जब भी मैं अपने रिसर्च आर्टिकल में, मैं अपने थीसिस में लिखूंगा द बुक 5 लॉज ऑफ द लाइब्रेरी साइंस बाय डॉक्टर एस रंगनाथन लिखूंगा, तो ये जितनी बार मैं अपनी किताब में, अगर मैं 5 बार ही लिखूंगा तो 5 बार रंगनाथन की किताब का साइटेशन बढ़ेगा। तो रंगनाथन का तो एक ही साइट थे, लेकिन 5 बार उसको मैंने साइट किया, 4 बार आपने साइट किया, उससे जितने लोग साइट कर रहे हैं तो उस किताब का साइटेशन बढ़ रहा है, उसका साइटेशन हजारों में जा रहा है, तो अपने आप उस साहित्य का रैंकिंग बढ़ रही है। आप समझ गए? दिस इज नोन एज साइटेशन। तो ऐसे साइटेशन के नाम से भी क्या इंडेक्सिंग बनती है, क्या होता है, लिखा हुआ साइटेशन इंडेक्सिंग। इस पद्धति में विषय को दर्शाने वाले स्थान के नाम पर लेखक का नाम और शोध जहाँ लेख प्रकाशित हुआ उसको महत्व दिया जाता है। लिखते हैं ना, शोध में लिखेंगे लेखक का नाम और ये शोध कहाँ प्रकाशित हुआ, 5 लॉज में हुआ, तो हम लिखते हैं उसको, ये जानकारी हम देते हैं। और इस पद्धति के जनक कौन है, फ्रैंक शेफर्ड, 1873। और ये लॉ के बारे में देखा जाए तो कानून के अंदर इसी प्रकार के डॉक्यूमेंट चलते हैं, उनमें इस प्रकार की चीजें लिखी जाती है। ये आपका साइटेशन, साइटेशन लिस्ट में केवल ये सवाल आता है कि साइटेशन लिस्ट क्या है, ये सवाल तो नहीं आता, केवल ये आता है कि साइटेशन लिस्ट का जनक कौन है, शेफर्ड है। कौन है, कब बनाया, 1873 बनाया। लास्ट वन दैट इज नोन एज यूनिटर्म इंडेक्स। यूनिटर्म मतलब एक पद, एक ही पद को लेकर उसी पद के आधार पर समस्त जानकारी ढूंढना,
आज की डेट में गूगल आपके लिए यही करता है। गूगल को आप एक पद देते हैं, एक शब्द देते हैं, गूगल आपको उस एक शब्द के ऊपर ही समस्त जानकारी ढूँढ के देता है। तो यूनिटर्म, यूनि मतलब एकल, टर्म मतलब शब्द। एक शब्द पे जानकारी ढूँढना लिखा हुआ है यहाँ पर। एक पदीय अनुक्रमण पद्धति का उपयोग सर्वप्रथम मॉर्टिमर ट्यूबे ने कब किया था? 1953 में किया था, जिसके अंतर्गत केवल एक पद के आधार पर सूची का निर्माण किया था है। प्रत्येक पद के लिए एक कार्ड का निर्माण किया था, जिसमें 10 कॉलम होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और उसके ऊपर हम लोग एक्सटेंशन नंबर लिखकर बनाते। यूनिट टर्म कैसे करते हैं सवाल नहीं आता। आपको किसने बनाया? तो मॉर्टिमर ट्यूबे 1953। आपकी इंडेक्सिंग जो है दो प्रकार की, एक प्री कोऑर्डिनेट, एक पोस्ट कोऑर्डिनेट, और लास्ट वन कौन सी आपकी मैकेनाइज्ड है, मशीन वाली इंडेक्सिंग है, जो कि आप काम में लेते हैं। मशीन वाली जब इंडेक्सिंग आप काम में लेंगे, इसके अंदर क्या क्या आता है? आपका एक पंच कार्ड आता है, एक आपका पिक अबू आता है, एक जीरो कोडिंग आता है और ऑनलाइन आता है। तो इसके बारे में सवाल नहीं आता, केवल इतना ही। तो इंडेक्सिंग समझ में आया? इंडेक्सिंग हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन ने हमको किताब तक पहुंचाया, और इंडेक्सिंग हमें क्या पहुंचा रही? किताब के अंदर पहुंचा। इतना ही अंतर है। दो तरह की स्कीम है, एक आपकी प्री कोऑर्डिनेट, एक पोस्ट कोऑर्डिनेट। प्री मांगने से पहले, पोस्ट मांगने के बाद। प्री के अंदर आप देखेंगे तो अल्फाबेटिकल, सब्जेक्ट, क्लासिफाइड, चेन प्रोसीजर, प्रेसिस, पॉलिसी, इन पर सवाल पूछा जाएगा। क्या बनता है मैंने आपको बता दिया। पोस्ट कोऑर्डिनेट है मांगने के बाद, तो पहला साइटेशन है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी आप देखें क्विक वॉक, तो क्विक वॉक की बात आएगी तो एचपी लुहान की बात करेंगे, साइटेशन आएगी तो शेफर्ड की बात करेंगे, है ना, और यूनिटर्म आएगी तो मॉर्टिमर ट्यूबे की बात, ठीक है। ये नाम याद रखने हैं, इनके सन याद रखने हैं, बाकी क्वेश्चन इसके अलावा इंडेक्सिंग पे और कोई सवाल जो इसके अंदर नहीं। यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है आपका, और अब जो पार्ट बचता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कैटलॉगिंग का पार्ट बचता है, ठीक है। तो कैटलॉगिंग का पार्ट करने के लिए कम से कम एक सप्ताह और चाहिए, है ना। इसमें दो पद्धतियाँ हैं, AACR है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड है आपका, CCC है आपका, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। तो ये समझ चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आज क्लास आपकी हो गई है। अब क्लास जो है अगले 5 दिन क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। 5 दिन का मतलब ये कि कल राखी की छुट्टी है, ठीक है, और हम भी यहाँ पर नहीं है, स्टाफ भी नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद फिर आपका सैटरडे संडे आ जाएगा आपका, है ना, और मंडे को भी 15 अगस्त की छुट्टी है आपकी, है ना। तो अगली क्लास आपकी 16 तारीख को लगेगी। 16 तारीख को जैसे लगती है सुबह 9 बजे, वैसे लगेगी। मैं अगले पूरे एक वीक में उसको सारी चीज़ों को जितने भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आपको इनफ समय मिल जाएगा, आप करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन का पार्ट कंप्लीट है, ये ऑलमोस्ट है। अब सिर्फ जो आपको बचता है वो कैटलॉगिंग का पार्ट है। तो ये समय है आपके पास, इतना समय रहेगा, आप इसको रिवाइज कीजिएगा। पेपर्स मैंने आपको दिए हैं, आप उसका आप देखें, जितने पेपर आपसे सॉल्व हो सकते हैं आप वो करें। किसी को किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या आप वो पूछ लेंगे आप। अगली क्लास आपकी जो है 16 तारीख को होगी, और 16 तारीख को भी सुबह 9 बजे क्लास आपकी होगी। तब तक जो है अगले 5 दिन, आज 10 तारीख हो गई है, तो अगले 5 दिन आपकी छुट्टियाँ हैं। लेकिन छुट्टियों में केवल ये नहीं कि हाँ, जितना भी पढ़ा है वो CC, DDC और सब बराबर कर दो, ऐसा मत करना, है ना। उसको आप रिवाइज करना। आपके पास 2 तरीके हैं, आपके पास नोट्स हैं, आप उससे देख सकते हैं। जितनी क्लास आपकी हो रही है, ये आपकी ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। प्रीवियस बैचेस भी मैंने पढ़ाए हैं, आप वो वाला भी वीडियो देख सकते हैं। समझने के लिए इसको ये वाला वीडियो, आपको जो चाहिए आप उसको देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि किसी कोई वीडियो आपका, किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो 30 मिनट का भी मिल जाएगा, किसी एक ही टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मेरा 40 मिनट का, 50 मिनट का भी मिल जाएगा, 60 मिनट का मिल जाएगा। आपको लगता है बहुत डिटेल में पढ़ना है तो 60 मिनट वाला वीडियो देख लेना, आपको लगता है रिवीजन करना है तो 30 मिनट वाले से भी काम हो जाएगा। जैसा भी आप देखना चाहें, आपके पास ये आपका वैसे भी आप देखेंगे तो आपको 3 बैच ऑलरेडी कंप्लीट है, चौथा बैच चल रहा है। एप्लीकेशन के अंदर आपको 4 बैच मिलेंगे, चौथा बैच आपको। पहले 3 बार मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने यही सारा कोर्स आपका 5 महीने में भी पढ़ाया है, 1 महीने में भी पढ़ाया है, 3 महीने में पढ़ाया है, 2 महीने में पढ़ाया है, सारी चीज़ें। आपको जो अच्छा लगता है आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी कोई बात नहीं समझ में आए तो आप मुझसे क्लास में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ ओके। तो थैंक यू फॉर दिस। आपको राखी की शुभकामनाएँ, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ, सारी चीज़ें, ठीक है? तो अब अपन कब मिलेंगे? 16 तारीख को। ओके, थैंक यू।